स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th और सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री से संबंधित जो आपका भी रिसेंटली टर्म 2 का यानी कि एनुअल का एग्जाम होने वाला है, उससे संबंधित 3 सैंपल पेपर, कितने बच्चों? 3 सैंपल पेपर हम देखेंगे विद सॉल्यूशन के साथ में, जो कि मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा और इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते बिना देरी करते हुए 3 सैंपल पेपर में सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लास 11th है, हिस्ट्री सब्जेक्ट है, कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन टर्म 2 2021-22। अब बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न की। तो आप सभी को पता होगा 2 घंटे की टाइमिंग है, मैक्सिमम मार्क्स हमारे 40 हैं इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ सेक्शन हमारे 4 होंगे और सेक्शन 1 में हमारे 4 प्रश्न होंगे 3 अंक के, सेक्शन 2 में हमारे 3 प्रश्न होंगे 6 अंक के, सेक्शन 3 में हमारे 2 प्रश्न होंगे आपके सोर्स बेस्ड और सेक्शन जो आपका 10 सेक्शन नंबर डी होगा, सेक्शन 4 जो होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 10 2 मार्क्स का होगा इस तरीके से। ठीक है, सीधा चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर की तरफ। देखो सेक्शन ए हमारे यहाँ से स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें पुनर्जागरण के मुख्य कारण क्या थे? ठीक है, पुनर्जागरण के मुख्य कारण क्या थे? तो सबसे पहले आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए। पुनर्जागरण का अर्थ जो है वो एक फ्रांसीसी शब्द से मिला हुआ है जिसका अर्थ होता है पुनर्जन्म। और पुनर्जन्म की सबसे पहले शुरुआत हुई थी इटली में। अब देखो ये जो 2 पॉइंट है, एक तरीके की थोड़ी सी भूमिका है, आप ये कह सकते हैं। पुनर्जागरण ने लोगों में समानता की भावना पैदा की, साथ ही साथ समाज में व्याप्त जितने भी अंधविश्वास थे उस पर हमला किया और उन्हें खत्म कर दिया। बात करें नगरों की, तो नगरों में फ्लोरेंस हो गए, वेनिस हो गई, ये ऐसे गणराज्य थे जो काफी व्यापारिक रूप से काफी प्रसिद्ध थे। ठीक है, और कुछ दरबारी नगर भी हुआ करते थे। इस तरीके से आपने ये लिख दिया 1-2 पॉइंट। अब इसका जो मेन आंसर है वो आता है आपका यहाँ से। जो मेन पॉइंट है आपके ये वाले हैं। ठीक है, अब इन मेन पॉइंट में हम क्या क्या लिखेंगे, देखो ये रहा सबसे पहला पॉइंट, व्यापार तथा नगरों का विकास। पुनर्जागरण की वजह से वाणिज्य व्यापार का विकास अधिक तेजी से हुआ, जिसकी वजह से लोग जो थे उनका बहुत सारे देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित हुए एवं वहाँ की संस्कृति के बारे में इन्हें जानने का अवसर मिला। मुद्रण क्रांति, तो मुद्रण क्रांति की वजह से जो मुद्रित पुस्तकें थी वो उपलब्ध होने लगी, उन्हें बेचा जाना संभव हो गया। अब जो विचार था, वो जो मत थे वो आसानी से अधिक तेजी से लोगों तक पहुंचा जा सकते थे। उसके बाद मानवतावादी, 19वीं शताब्दी में एक नई संस्कृति का जन्म हुआ जिसे मानवतावादी संस्कृति कहा जाता था। और उससे पहले 15वीं शताब्दी में जो विश्वविद्यालय थे वहाँ पे व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास, नीति जैसे ऐसे विषयों को पढ़ाने वाले व्यक्ति को अध्यापक, मानवतावादी अध्यापक कहा जाता था। साहित्य, तो कई सारे ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने बहुत से अनुवादिक ग्रंथों को पढ़ा, जिसकी वजह से उन्होंने प्राकृतिक ज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित जो तथ्य थे वो लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। उसके बाद आया आधुनिक विज्ञान। तो एक व्यक्ति थे बेल्जियम के आंड्रियस वेसिलियस। इन्होंने सर्वप्रथम पादुआ विश्वविद्यालय में कलाकार और आयुर्विज्ञान के ये प्राध्यापक थे यानी कि अध्यापक थे। इन्होंने सबसे पहले सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीर-फाड़ की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। गाइस देखो एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि लाइव सेशन में आप मुझे बता सकते हो कि सर हमें सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही। अगर आपका कोई छोटा सा डाउट भी बचता है तो आप वीडियो को उतना ही रिप्ले कर लीजिए। ठीक है, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखो। तो इंग्लिश में लिखेंगे जो सबसे पहले तो आखिर है क्या ये, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है द डेवलपमेंट ऑन द ट्रेड। एक सेकेंड इसको हटा ही देता हूँ मैं। ठीक है, हटा ही देता हूँ। हाँ, द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड सिटीज। प्रिंटेड रिवॉल्यूशन क्या था? ह्यूमनिस्ट, लिटरेचर, मॉडर्न साइंस, इस तरीके से। अगला देखो क्वेश्चन नंबर आता है सेकंड, औद्योगिक क्रांति के आर्थिक प्रभावों की चर्चा है, यानी कि डिस्कस द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो देखो कौन कौन से पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहला, औद्योगिक क्रांति से नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ। और सिंपल सी बात है, मशीनों का आविष्कार होगा तो उत्पादन में वृद्धि होगी और जो भारी काम होते थे जो इंसान नहीं कर पाते जल्दी, उनसे उन्हें छुटकारा मिलेगा। उद्योगों में कच्चे माल की मांग बढ़ने लगी, जिसकी वजह से कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार आया। और सुधार आया तो सिंपल सी बात है कि खाद्यान्न उत्पादन जो था वो भी अधिक तेजी से बढ़ने लगा। औद्योगिक क्रांति से यातायात, संचार, ऐसे नए नए साधनों का आविष्कार होना शुरू हो गया। परिवहन के तीव्रगामी संसाधन जैसे कि नहरें, रेलवे, इन सभी का आविष्कार हुआ, जिसकी वजह से लोगों ने समय, दूरी, इस पर जीत हासिल कर ली। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मनुष्य की जरूरत, मनोरंजन जैसी जितनी भी वस्तुएं होती थी वो सस्ती मात्रा में और अच्छी गुणवत्ता वाली आसानी से मिल पाती थी। बैंकिंग प्रणाली का विकास कर दिया। गांव जो था
गांव से जो गरीब लोग शहरों में आते थे अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए, ये बैंक उन्हें ऋण दिया करते थे। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति के ये हैं आर्थिक प्रभाव। अब इसी को आपको इंग्लिश में समझना है, तो इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या क्या है, ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इन सभी तरीके से आप ये समझ सकते हैं। अब देखो इसमें अथवा में प्रश्न पूछा गया है, इंग्लैंड की राजनीतिक परिस्थितियों में औद्योगिक क्रांति के आगमन में किस प्रकार योगदान दिया, यानी कि इंग्लैंड की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, इंग्लैंड यानी कि सिंपल सी बात है ब्रिटेन की बात की जा रही है। ठीक है, तो ब्रिटेन में जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उसमें औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार से आगमन में योगदान दिया, ये समझाओ। तो देखो इसमें बेसिकली क्या करना है, आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। कौन कौन से 2 पॉइंट लिखने हैं, देखो 2 पॉइंटों में सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे बाजार व्यवस्था के बारे में। ठीक है, बाजार व्यवस्था, संपूर्ण राज्य में एक ही कानून व्यवस्था, एक ही सिक्का और एक ही मुद्रा प्रणाली हुआ करती थी एवं एक ही बाजार व्यवस्था थी। अब एक ही बाजार व्यवस्था होने की वजह से यहाँ पे जो माल गुजरता था उस पर कोई कर नहीं लगता था। अब कर नहीं लगेगा तो दूसरी जगह जब आप बेचोगे तो सिंपल सी बात है वहां से आपको मुनाफा अधिक होगा। फिर यहाँ पे मुद्रा का विनिमय हुआ। 17वीं शताब्दी के अंत तक आते आते मुद्रा का प्रयोग विनिमय यानी कि आदान प्रदान के माध्यम के रूप में अधिक तेजी से होने लगा। फिर धीरे धीरे करके आई यहाँ पे कृषि क्रांति। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में बहुत बड़े बड़े जो जमींदार थे, इन्होंने अपनी संपत्तियों के आसपास छोटे छोटे फार्म खरीद लिए और गांव की सार्वजनिक जमीनें थी उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया और इन्होंने अपनी बड़ी बड़ी भू संपदाएं बना ली। सबसे आखिर आएगा मशीनों का आविष्कार। ब्रिटेन में आधुनिक मशीनों का आविष्कार हुआ, जैसे कि चालक शक्ति के बारे में कहें तो भाप का ज्ञान हुआ। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कार्य अधिक मात्रा में कम समय में किया जा सकता था, सस्ते श्रमिक मिलने शुरू हो गए, कोयले और लोहे की खानों में अधिक ये कार्य इसका उपयोग किया जाने लगा था मशीनों का। ठीक है, तो ये आपको सेकंड का जो आपका अथवा वाला क्वेश्चन था ये भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होता। तो मार्केट सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ मनी, अग्रियन रिवॉल्यूशन एंड उसके बाद इन्वेंशन ऑफ मशीन। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच जो त्रिकोणीय व्यापार है इसकी व्याख्या कीजिए। तो क्या है त्रिकोणीय व्यापार, व्याख्या करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सारी चीजें आपको समझाऊंगा अच्छे से। चीनी उत्पाद जैसे कि चाय हो गए, रेशम हो गए, चीनी मिट्टी के बर्तन हो गए, इनकी मांग बढ़ने लगी तो वर्ल्ड में इनकी स्थिति काफी कमजोर होने लगे। पश्चिमी उत्पाद थे, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसके उत्पादों को चीनी बाजारों में जगह नहीं मिली क्योंकि वहां पर इन्हें जो भी कुछ बेचना या खरीदना है तो उन्हें वहां पे चांदी देनी पड़ती है इस तरीके से। ठीक है, फिर इन्होंने एक तरीका देखा, किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि अफीम जो है वो एक ऐसी चीज है जिसे हम हिंदुस्तान के कई हिस्सों में आराम से उगा सकते हैं। तो हिंदुस्तान में इन्होंने अफीम उगाई, जिसकी वजह से चीन, और उसी अफीम को इन्होंने चीन में बेचा और चीन से चांदी कमाई और उसी को वापस से ब्रिटेन में भेजने लगे। ठीक है, ब्रिटेन में पैसा भी भेजते थे, चाय भी भेजते थे, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन भी भेजा करते। तो ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच रेशम, चाय, अफीम, इसी को हम कहते हैं त्रिकोणीय व्यापार। ठीक है, सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब इसी को आपको इंग्लिश में समझना है तो इंग्लिश में यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको इसमें लिख देने हैं। समझ में आ गया आप सभी को? चलिए अगला देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सन्यात सेन के 3 सिद्धांत क्या थे, या फिर 3 सिद्धांतों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो सबसे पहले बताएंगे सन्यात सेन थे कौन। तो 1911 में मांचू साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया और सन्यात सेन के नेतृत्व की गणतंत्र की स्थापना की गई। वे निर्विवाद रूप से आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं और उन्होंने न केवल उनके नेतृत्व में न केवल चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई, साथ ही साथ उसे और भी मजबूत बनाया गया। ठीक है, सन्यात सेन के 3 सिद्धांत हैं। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का मतलब है मांचू वंश जो कि विदेशी राजवंश था उसको उखाड़ के फेंकना। दूसरा है गणतंत्र या फिर गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना। और तीसरा है समाजवाद, यानी कि वे व्यक्ति जो पूंजी का नियमन करें और भूस्वामित्व में बराबरी लाएं, ऐसे व्यक्ति को जो है वो चुनना चाहते हैं इस तरीके से। और इसी को इंग्लिश में देखना है तो सन्यात सेन, द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ सन्यात सेन, नेशनलिज्म, रिपब्लिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशलिज्म। इस तरीके से आप इसका आंसर कंप्लीट करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे हमारा जो सेक्शन नंबर ये था, पुनर्जागरण के मुख्य कारण क्या थे। ठीक है, और औद्योगिक क्रांति के प्रभावों की चर्चा कीजिए हिंदी में और इंग्लिश में। फिर इसके बाद इंग्लैंड में
राजनीतिक स्थिति में औद्योगिक क्रांति के आवागमन के बारे में आप क्या जानते हैं ये बताओ। ब्रिटेन भारत के बीच में त्रिकोणीय व्यापार कैसा रहा ये बताओ। सन्या सेन के 3 सिद्धांतों के बारे में आप क्या समझते हो ये बताओ। इस तरीके से हमारे ये खत्म। अब देखो यहाँ पे आता है दूसरा क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन नंबर बी। पुनर्जागरण ने दुनिया को कैसे प्रभावित किया, प्रोटेस्टेंट सुधार पर जोर देते हुए चर्चा की। यानी कि सिंपल सा आपको ये बताना है कि प्रोटेस्टेंट जो सुधारवाद था इसकी क्या सफलता हुई, इन सभी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले पुनर्जागरण क्या है वही लिख देंगे कि पुनर्जागरण एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है पुनर्जन्म। सबसे पहले ये इटली में हुआ था। पुनर्जागरण में लोगों के अंदर एक समानता की भावना पैदा कर दी और समाज में व्याप्त अंधविश्वास जो थे उन पर हमला कर दिया, इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखो इसका आंसर प्रॉपर आप कैसे लिखोगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटेस्टेंट सुधारवाद होता क्या है। तो 15वीं और आरंभिक 16वीं शताब्दी के आसपास जो उत्तरी यूरोप के विश्वविद्यालय थे, ठीक है, यहाँ पे अनेक मानवतावादी विचारों की ओर जो चर्च के लोग थे वो काफी आकर्षित हुए थे। ठीक है, ईसाई मानवतावादी जैसे कि इंग्लैंड के टॉमस मोर, हॉलैंड के रेमस, इन सभी का मानना था कि चर्च जो है वो एक लालची और साधारण लोगों से बात बात पर लूट खसोट करने वाली एक संस्था बनी हुई है। इन्होंने एक बात कही थी, पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज। ठीक है, बात कही नहीं, मतलब ये एक दस्तावेज था बेसिकली। तो ये दस्तावेज क्या था कि ये पादरियों के द्वारा लोगों से जो पैसा है ऐंठने का, धन ठगने का सबसे सरल और आसान तरीका था। ठीक है, अब ये था क्या, तो व्यक्ति के द्वारा जो भी पाप किए जाते हैं इसके अंदर उनसे छुटकारा पाने के नियम थे। ठीक है, तो ये एक तरीके से कह सकते हैं ये विवाद था। अब इस विवाद को मार्टिन लूथर किंग ने किस तरीके से यहाँ पे सुलझाया और इसके खिलाफ क्या वो जो इन्होंने आंदोलन चलाया उसके बारे में लिखें। तो मेन आंसर यहाँ से शुरुआत होता है हमारा। 1517 में एक जर्मन भिक्षु जो युवा जर्मन भिक्षु थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर किंग, इन्होंने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध एक अभियान छेड़ा। क्या अभियान छेड़ा और क्या कहकर, ये कहकर कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए किसी पादरी की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने अपने अनुयायियों को कहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि आपका जो विश्वास है ना वही आपको एक सम्यक जीवन, यानी कि ऐसा जीवन जो ईश्वर के चरणों में आपको ले जाएगा, स्वर्ग में आपको प्रवेश दिलाएगा, ऐसा जीवन आपको बनाएगा। ठीक है, साथ ही साथ इसी अभियान को, इसी आंदोलन को इन्होंने नाम दे दिया प्रोटेस्टेंट सुधारवाद। तो अब आपको समझ में आ गया कि सुधारवाद इसका नाम कैसे पड़ा। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जर्मनी और स्विट्जरलैंड, इसने चर्च के जितने भी पोप हुआ करते थे उन सभी से अपने संबंध तोड़ दिए। लूथर ने वहां के शासक का आह्वान किया और कहा कि तुम इस समकालीन जो किसान विद्रोह है इसका दमन करो, क्योंकि अभी हमें अपने इस आंदोलन को और आगे बढ़ाना है। अब इसकी सफलता देखो, तो सफलता देखेंगे कि यूरोप के अनेक क्षेत्रों में, फ्रांस में जो कैथोलिक चर्च ने प्रोटेस्टेंट जो लोग हुआ करते थे, ठीक है, यानी कि जो एक तरीके से विरोध कर रहे थे, उन्हें अपने अनुसार उपासना करने की छूट दे दी। इंग्लैंड के शासकों ने पोप से अपने संबंध तोड़ दिए। इसके बाद जो चर्च थे उसके प्रमुख कौन बन गए, राजा और रानी। कैथोलिक चर्च ने स्पेन, इटली, यहाँ पे पादरियों को सादा जीवन जीने और निर्धनों की सेवा पर जोर देने को कहा। स्पेन में प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करने के लिए इग्नेशियस लोयोला, ये एक व्यक्ति हैं। अब देखो यहाँ पे आपके 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। कौन कौन से, देखो एक है इग्नेशियस लोयोला व्यक्ति कौन थे, ठीक है, दूसरा इनके द्वारा जो सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की गई थी, और तीसरा इनके जो अनुयायी थे उन्हें हम जेसुइट कहते थे। ठीक है, और ये जेसुइट क्या करते थे, इनका सिर्फ एक ही काम था, एक ही कर्तव्य था, निर्धनों तक सेवा पहुंचाना और दूसरों की जो संस्कृति है उसके बारे में अपने ज्ञान को और बढ़ाना। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से सारा क्वेश्चन। तो पुनर्जागरण ने दुनिया को किस तरीके से प्रभावित किया, इसी प्रोटेस्टेंट सुधारवाद के बारे में आप लिखेंगे। तो सबसे पहले बताएंगे आखिर ये होता क्या है, मार्टिन लूथर किंग के बारे में लिखेंगे, उसके बाद इसकी सफलता के बारे में। अब इसी चीज को आपको इंग्लिश में समझना है तो देख सकते हैं, प्रोटेस्टेंट जो रिफॉर्मेशन था ये क्या था, उसके बाद इसमें मार्टिन लूथर किंग का क्या योगदान था, देन ये सक्सेसफुल हुआ तो इसके क्या क्या परिणाम निकले थे। अब इसमें देखो अथवा में आपका प्रश्न क्या है, अथवा में 7वीं शताब्दी में यूरोपीय लोगों को दुनिया अलग कैसे दिखाई। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ कि 7वीं शताब्दी में लोगों को यूरोपीय लोग थे उन्हें दुनिया अलग दिखाई क्यों दी थी। बहुत बार मैं आपको इसका आंसर बता चुका हूँ, तो सिंपल और शॉर्ट में आपको समझाते हूँ। सबसे पहले रोमन संस्कृति, यानी कि 17वीं शताब्दी में रोमन संस्कृति जो थी वो अधिक उसका पुनरुद्धार हुआ
और लोग जो थे उसके बारे में और जानने लगे, जिसकी वजह से उनके अंदर प्रशंसा के भाव उभरे। मध्ययुग का सिद्धांत क्या था कि पृथ्वी विश्व की धुरी है। तो यहाँ पर जो कोपरनिकस थे, गैलीलियो और केपलर, इन्होंने इनकी आलोचना की और ये सिद्ध किया कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा ग्रह है और ये हमेशा सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता रहता है। मुद्रण क्रांति की शुरुआत हुई 16वीं शताब्दी में। क्रांति में मुद्रण प्रौद्योगिकी जो थी उसकी शुरुआत हुई, जिसमें जर्मन मूल के जो जोहानिस गुटेनबर्ग थे, इनके द्वारा सर्वप्रथम छापे खाने का निर्माण किया गया और जिसकी वजह से पुस्तकें जो थी वो आसानी से उनका विक्रय किया जाने लगा। विचार, मत, जानकारी अच्छे से फैलने लगे तेजी से। साथ ही साथ पाठक आसानी से पुस्तक को पढ़ सकता था, वह उन्हें बाजार से खरीद सकता था, जिसकी वजह से पढ़ने की एक आदत भी विकसित हुई। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे और भी पॉइंट आते हैं। नौ संचालन एवं चुंबकीय कंपास का विकास। तो जब नौ संचालन का विकास हुआ, चुंबकीय कंपास का विकास हुआ, तो बहुत सारी समुद्री यात्राएं शुरू हुई। और जब नई नई समुद्री यात्राएं शुरू हुई तो नए नए समुद्री मार्ग मिले, नए नए द्वीप मिले, नए देश मिले। जैसे कि कोलंबस ने 1492 में अमेरिका और 1498 में वास्को डिगामा जो था वो भारत पहुंचा। अब देखो यहाँ पे इस्लाम के जैसे जैसे इस्लाम का विस्तार होने लगा और फिर उधर मंगोलों को जीत हुई, तो इसकी वजह से क्या हुआ, एशिया और उत्तरी अफ्रीका के जो लोग थे, एशिया और उत्तरी अफ्रीका के लोगों ने यूरोपीय देशों से अपने जो व्यापारिक संबंध थे वो और अच्छे बनाए। और जब संबंध अच्छे बनाए तो एशिया और अफ्रीका, इसने यूरोप की संस्कृति, यूरोप की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इस तरह की जो जानकारियां थी उन्हें प्राप्त करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर यूरोवासी के लोग जो थे वो यूनानियों से, रोमन से, ईरान से, मध्य एशिया, अरब, चीन, इन सभी देशों से ज्ञान प्राप्त करते थे। हालांकि इतिहासकार जो है उनके पास ज्यादा इसके साक्ष्य नहीं है, तो इन्होंने केंद्र के रूप में किसको रखा है, यूरोप को। मानव ने अपने ज्ञान क्षेत्र में बहुत हद तक विकास कर लिया है। वेसिलियस एक व्यक्ति थे जिन्होंने शल्य चिकित्सा के आधार पे मानव शरीर से संबंधित जानकारी प्राप्त की थी। तो इस तरीके से आप ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। तो 17वीं शताब्दी में यूरोपीय लोगों को किस तरह से दुनिया अलग दिखाई दी थी, ये आपको समझ में आगे हो। अब इसी को आपको इंग्लिश में समझना है तो देख सकते हैं यहाँ पे to Europeans of the 17th century, the world began appear differently in the following way. So Roman culture, there was a principle of the Middle Ages, beginning of the printing revolution, and then due to navigation and the magic compass explore या फिर invented। तो इस तरीके से और ये पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ नीचे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंग्लैंड में 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंत में विरोध आंदोलन के संरचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी कि सिंपल सा आपको ये बताना है कि इंग्लैंड में औद्योगिकरण के संबंध में जो विरोधी आंदोलन हुए थे वो कौन कौन से थे, उनको बताना है। तो सबसे पहले आप बता देंगे औद्योगिक क्रांति क्या है और उसके खिलाफ कौन कौन से आंदोलन हुए थे, इस तरीके से। तो ब्रिटेन में 1780 से 1850 यानी कि 70 वर्ष का ये जो समय है उसके बीच में उद्योग अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे उद्योग क्रांति कहते हैं। अब कौन कौन से यहाँ पे जो इंग्लिश कह सकते हैं कि हाँ आंदोलन हुए थे, तो सबसे पहला आंदोलन हुआ था यहाँ पे आहार ब्रेड। यही उनकी सबसे मुख्य समस्या थी। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के लिए सबसे सस्ता आहार यानी कि खाने के लिए ब्रेड होता था, जिस पर सरकार ने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया, जिसके परिणामस्वरूप लोगों ने 1790 में एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। दूसरा आया मताधिकार आंदोलन। इंग्लैंड में फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो लोग थे उन्होंने मताधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया, लेकिन सरकार का दिमाग देखो। सरकार ने कहा कि तुम जिस आधार पे ये मताधिकार के लिए आंदोलन कर रहे हो, मैं तुम्हारा वो आंदोलन करने का अधिकार ही छीन लूंगा। अधिकार छीन लिया आंदोलन करने का, आप आंदोलन कर ही नहीं पाएंगे, सिंपल सा। जमींदारों की जबरदस्ती। 1770 के दशक छोटे छोटे सेक्टर फार्म खेत जो थे वो शक्तिशाली जमींदारों ने अपने में मिला लिए, जिसकी वजह से छोटे छोटे गरीब लोग पूरी तरीके से प्रभावित हो गए थे। उसके बाद इन गरीब लोगों ने परिवारों में और गरीब लोगों के परिवारों ने औद्योगिक काम देने की मांग की। जब सरकार के द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो सिंपल सी बात है, इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। उसके बाद आया न्यूनतम वैध मजदूरी। अब देखो न्यूनतम वैध मजदूरी, इसे तो आप सभी भी अच्छे समझ सकते हो कि 1790 के दशक में जो बुनकर लोग थे यानी कि कपड़े का काम करने वाले जो लोग थे, उन्होंने आंदोलन किया किसके ऊपर कि हमें जितना पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा नहीं मिलता है। लेकिन जब इस मांग को संसद ने ठुकरा दिया तो उन्होंने भी आंदोलन छेड़ दिया, सिंपल। उसके बाद युद्ध। इंग्लैंड का फ्रांस के साथ में लंबे अरसे तक युद्ध में लिप्त रहने की वजह से इंग्लैंड और यूरोप के बीच में जो चलने वाला व्यापार था वो खत्म हो गया।
फैक्ट्रियों को मजबूरन बंद करना पड़ा, जिससे गरीबी बेरोजगारी बढ़ने लगी और लोगों की मृत्यु होने लगी थी। ठीक है, ये लिख देंगे आप। उसके बाद जो आंदोलन हुए थे, इसका विश्लेषण कर दिया। अब इसमें चाहे तो देखो, ये वैसे तो मैंने आपको यहाँ पे 4 पॉइंट बताए हुए हैं, लेकिन इसमें से आप सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, नाम नाम लिख सकते हो कि यहाँ पे कानूनी सुधार अधिनियम जो थे वो महिलाओं के प्रति चलाए गए थे। जैसे कि आप एक अधिनियम ये लिख सकते हैं, एक ये लिख सकते हैं, एक ये, कोई भी एक लिख दीजिएगा बस, ज्यादा नहीं लिखना है आपको, कोई एक लिखना है इसमें। ठीक है, लेकिन आप समझ लीजिए चारों हैं क्या। तो 1819 का जो अधिनियम था आप समझ लीजिए, लेकिन लिखना आपको कोई एक ही है। 1819 का अधिनियम था कि जो 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे हैं, इससे आप फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते हो, और जो 9 से 16 आयु के बच्चे हैं उनसे आप 12 घंटे काम करवाओगे। 1833 में अधिनियम आया, इसमें कहा गया कि 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से काम करवा सकते हो, लेकिन रेशम फैक्ट्रियों में। फिर आया खान कोयला खान अधिनियम, इसमें क्या था कि 10 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों और स्त्रियों में आप जो है खानों पर काम नहीं करवा सकते। फिर आया फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम, इसमें यह कह दिया गया सिंपल सा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों व स्त्रियों से आप 10 घंटे से अधिक काम नहीं करवा सकते। तो इसमें से आपको कोई एक लिख देना है यहाँ पे, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 6, इसी को देखिए आपको इंग्लिश में समझना है तो इंग्लिश में यहाँ से देख सकते हैं। A transformation of industry and economy that took place in Britain between the 1780 and 1850s called the first industrial revolution. तो increasing the tax on dyed breed, वो मूवमेंट्स क्या क्या थे। उसके बाद सफरेज मूवमेंट, क्रिएशन ऑफ द जमींदार्स, मिनिमम लीगल वेज एंड वॉर। उसके बाद लीगल रिफॉर्म एक्ट, किसी भी एक एक्ट को आपको लिखना है, याद रखिएगा। अब आ जाता है इसमें अथवा वाला प्रश्न। तो अथवा में प्रश्न है, कपास की कटाई और बुनाई उद्योग में तकनीकी परिवर्तनों का वर्णन करें और ग्लोब पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसको बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले तो औद्योगिक क्रांति के बारे में पूरी बात लिख देंगे। औद्योगिक क्रांति क्या है। अब देखो, ब्रिटेन में जो औद्योगिक विकास था, विकास का यह चरण नई मशीनों और नई तकनीकियों से जुड़ा हुआ था। इन मशीनों तथा तकनीकों ने पहले की तरह जो हस्तशिल्प, हाथों से बनने वाले जो हथकरघा उद्योग थे, उनकी तुलना में भारी पैमाने पर उत्पादन क्षमताओं से संभव बनाया। ये जो जब से ये तकनीकें आई थी। ठीक है, अब क्या क्या योगदान था उसे समझो। तो योगदान में लिखेंगे कि 17वीं शताब्दी में, ठीक है, योगदान में इस तरीके से लिखेंगे आप, एक सेकेंड, हाँ, 17वीं शताब्दी तक इंग्लैंड भारत से बड़ी लागत पर क्या करता था, सूती कपड़ों की गांठों को आयात करता था। कौन, इंग्लैंड भारत से। लेकिन जब से ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक नियंत्रण अपना जो है वो यहाँ पे जमाया भारत में, तब से वो यहाँ से कच्चा कपास भी लेकर जाने लगा, और जिससे वह कताई करता, कपड़ा बुनता और वापस से कपड़ा भारत में बेचने के लिए ले आता था। यह उद्योग प्रमुख रूप से कारखानों में काम करने वाली स्त्रियों और बच्चों पर निर्भर हुआ करते थे। 18वीं शताब्दी तक कताई का काम जो था वो अत्यंत धीमी गति से हो रहा था, लेकिन जैसे ही प्रौद्योगिक क्षेत्र में अधिक बदलाव आए, आविष्कार आए, तब से तेजी आई और कुशलता पूर्वक करने के लिए उत्पादन का काम धीरे धीरे कताईकरण से हटकर कहाँ पहुंच गया, फैक्ट्रियों और मशीनों में। एवं इन परिवर्तनों की वजह से छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी यहाँ पे खत्म हो गए थे। अब कुछ आविष्कारों के नाम आएंगे तो वो आप लिख दीजिए, कोई 1 से 2, मिनिमम 2 आप लिखेंगे। तो जॉन ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया, जेम्स हरग्रीव्स ने स्प्रिंग जेनी का आविष्कार किया, रिचर्ड आर्कराइट इन्होंने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया, सैम्पल क्रामन इन्होंने म्यूल मशीन बनाई, और कार्टराइट इनके द्वारा पावर लूम बनाया गया था। तो इसमें से आपको 2 याद रखिएगा जो कि आपको इस आंसर में लिखना है। ये चीज आपको समझ में आ गई किस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपको इंग्लिश में देखना है, तो डेफिनेशन ऑफ पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की क्या डेफिनेशन है। उसके बाद फॉलोइंग आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ कॉटन इन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट ये हो गए आपके। उसके बाद यहाँ पे अब देखो जो इन्वेंशंस हुए थे, उन इन्वेंशंस में से आपसे कोई एक लिखना है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 है, चीन और जापान के द्वारा अपनाई गई आधुनिकीकरण के 2 रास्ते, 2 पथ कौन कौन से थे। तो सबसे पहले जापान की बात करेंगे, तो जापान के बारे में एक ही बार में आप सारे पॉइंट देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, यहाँ से इसको अंडरलाइन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ हमारा, राजनीतिक व्यवस्था। तो जापान पर क्योतो में रहने वाले जो सम्राट थे उनका शासन होता था, लेकिन जैसे जैसे 12वीं शताब्दी तक आती गई तो असली सत्ता शोगुनों के हाथ में चली गई, जो कि सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम से जाने जाती थी, इस तरीके से। ठीक है,
मेजियों की पुनर्स्थापना हुई। 1867 से 1868 के दौरान मेजी वंश का उदय हुआ और देश में विद्वान विभिन्न प्रकार के असंतोष दिखाई देने लगे थे। ठीक है, जिसकी वजह से मेजियों की पुनर्स्थापना होने लगी। फुकोकू क्योहो नीति। सरकार ने फुकोकू क्योहो नीति का अनुसरण किया, यानी कि समृद्ध देश मजबूत सेना का एक नारे के साथ में एक नई नीति का ऐलान किया, जिसके लिए उन्होंने जनता के बीच राष्ट्र की भावना का निर्माण करने और प्रजा को नागरिकों की श्रेणी में बदलने का जो जरूरत थी वो इन्होंने महसूस की। फिर आती है शिक्षा प्रणाली का विकास। तो लड़के हो गए, लड़कियां हो गई, इन सभी के लिए इसने स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया। पढ़ाई की फीस भी बहुत कम कर दी और अपने विचारों पर जोर देने के लिए राज्य के प्रति निष्ठा, जापानी इतिहास, इन सभी के अधिक जो अध्ययन था वो स्कूल में करवाना इसने अनिवार्य कर दिया। व्यापार, जापान जो था वो अमीर देश समझा जाता था क्योंकि वह चीन से रेशम और भारत से कपड़ा जैसी विलासी वस्तुओं का आयात किया करता था। तो जापान के बारे में ये सारे पॉइंट लिख देंगे आप 5 के 5। फिर आता है चीन। तो चीन में देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपको यहाँ पे समझने में, तो समझिएगा, लेकिन फिर भी चीनी क्रांति सबसे पहले बताएंगे। चीनी क्रांति क्या थी? तो चीनी क्रांति जो थी वो फ्रांस के द्वारा जो भी एक सेकेंड, इसको थोड़ा अलग तरीके से समझेंगे। देखो, चीन की 1911 की क्रांति के फलस्वरूप चीन के अंतिम राजवंश चिंग राजवंश इसकी समाप्ति हो गई और चीन गणतंत्र बन गया। यह एक बहुत बड़ी घटना थी। 20वीं शताब्दी में चीन एशिया का प्रथम देश था जहां गणतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। चीन के क्रांतिकारियों ने फ्रांस वालों का अनुकरण किया और राजतंत्र को सदा सदा के लिए अंत कर दिया। उसके बाद लिखेंगे सन्या सेन के 3 सिद्धांत: राष्ट्रवाद, गणतंत्र और समाजवाद, इन सभी को लिखेंगे। देन उसके बाद माओ सेतुंग के बारे में आप सारे पॉइंट ही लिख देंगे। ठीक है, अब जब ये पॉइंट लिख दिए उसके बाद जो है वो आप जो अभी हमने देखा था त्रिकोणीय व्यापार, ठीक है, अभी हमने त्रिकोणीय व्यापार के बारे में बोला था, तो उसमें से 2-3 पॉइंट उठा के आप इस आंसर में लिख देंगे तो आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 था यहाँ पे अच्छे तरीके से ये वाला। अब इसी को आपको सभी को इंग्लिश में इसका आंसर देखना है तो देख सकते हैं। फॉलोइंग आर द डिफरेंट पैथ्स टू मॉडर्नाइजेशन फॉलोड बाय द चाइना एंड जापान। तो सबसे पहले जापान की पॉलिटिकल सिस्टम, द रिस्टोरियन ऑफ मेजी फॉलोइंग फुकोकू के हो पॉलिसी, डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन एंड सिस्टम, उसके बाद ट्रेड आ जाता है। फिर बात करें चाइना की, तो चाइना में चाइनीज रिवॉल्यूशन क्या है, और उसके बाद 3 प्रिंसिपल जो है वो सन्या सेन के वो क्या थे, और माओ जेजुंग ये कौन थी। इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। अब आ जाते हैं नीचे सोर्स वेट क्वेश्चन अंडर सेक्शन नंबर सी। तो देख सकते हैं ये आपका एक सोर्स यहाँ पे दिया हुआ है पूरा का पूरा, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसे पढ़ के नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि इससे आपका टाइम खराब हो जाएगा। तो ये बेसिकली वाशिंगटन इरविंग का है। किसका है? वाशिंगटन इरविंग का। अब इससे संबंधित क्वेश्चन देखो इसी में पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इस अनुच्छेद के लेखक कौन है? तो वाशिंगटन इरविन है। उन्होंने मूल निवासी का वर्णन कैसे किया है? तो वे कहते हैं कि सामान्य जिंदा दिल लोगों की भांति वर्णन किया है। विलियम वर्ड्सवर्थ और फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो ने मूल निवासियों को अलग अलग तरीके से देखा। कैसे देखा? जंगलों में रहने वाली कम काल्पनिक प्रजाति के रूप में। नई दुनिया के मूल लोगों का वर्णन करने के लिए अंग्रेजों में उपयोग किए जाने वाले उपयोग विभिन्न नाम क्या है? तो रेड इंडियन है, ठीक है, ओरिजिनल है, डाकोटा है, चिरोकी है, पेनियाक है। तो ये क्या है? ये कुछ नाम है जो कि आप अलग अलग जो सदस्यताएं होती हैं देशों की उसके संबंध, ठीक है। अब इसी को आपको इंग्लिश में समझना है तो इंग्लिश में देख सकते हैं। पैसेज आपका ये रहा है और इससे संबंधित आपके क्वेश्चन आंसर ये भी रहे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 भी एकदम सेम इसी की तरह है, बस क्या है कि कंटेंट थोड़ा चेंज है। इसमें क्या है कि थॉमस जेफरसन कौन थे? तो थॉमस जेफरसन अमेरिका के कौन थे? तीसरे राष्ट्रपति थे। थॉमस जेफरसन को क्यों जाना जाता था? तो वह क्यों जाना जाता था? क्योंकि वे स्वतंत्र अमेरिका की घोषणा पत्र पर मतलब कि उन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा पत्र पर लिखने के लिए उनका नाम लिखा जाना था। तीसरा क्या है? मूल अमेरिकियों के बारे में उनके क्या विचार थे? तो थॉमस जेफरसन का मानना था कि मूल अमेरिकी लोग एक महान जाति के थे। दूसरा, वे शरीर और दिमाग से श्वेतों के बराबर परंतु सांस्कृतिक मानसिक रूप से हीन हुआ करते थे। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन। अब देखो आखिरी क्या आता है इसमें, मैप बेस्ड। मैप बेस्ड से पहले आप इसे इंग्लिश में देख लीजिए जो भी आपके क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। अब आता है आपका यहाँ पे मैप बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। तो मैप में क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी और ऑस्ट्रेलिया का सबसे उत्तरी शहर ये मत दो, या फिर पर्थ और सिडनी मत दो, कोई दोनों में से एक। तो देखो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। पर्थ यहाँ पे है,
सिडनी यहाँ पे है, तो इस तरीके से आपने ये भर दिया। पर्थ ये रही हमारी, सिडनी ये है और कैनबरा ये है। तो इस तरीके से आप इनका आंसर भी यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे देखें तो हमारा क्वेश्चन पेपर नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो आपको अच्छे से यहाँ पे समझा दिए गए हैं एंड आई होप कि आपको सारी की सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन पेपर नंबर सेकंड। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर नंबर सेकंड। अब इसको देखते हैं हम किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो आते हैं नीचे की तरफ, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि ब्रह्मांड के प्रति सूर्य केंद्रित सौरमंडलीय सिद्धांत किसका है? कोपर्निकस का। इसको समझाओ। और ईसाइयों का विश्वास क्या था ब्रह्मांड के प्रति, इसे समझाओ। तो ब्रह्मांड के प्रति सबसे पहले ईसाइयों की धारणा क्या थी? ये कहते हैं कि मनुष्य जो है वो पापी है, पृथ्वी पापों से भरी हुई है, पापों की अधिकता के कारण वह स्थिर है और पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थित है जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूम रहे हैं। तो कोपर्निकस ने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत चारों जितने भी ग्रह होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। ठीक है। और ईसाइयों का क्या मानना है? जैसे ये हमारा ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड में जो अर्थ है वो यहाँ पे रुकी हुई है अपने अक्ष पर और जितने छोटे छोटे ग्रह वो इसकी परिक्रमा लगा रहे हैं। लेकिन कोपर्निकस इस सिद्धांत को गलत मानते हैं। वो कहते हैं बीच में है सूर्य। ठीक है। और जितने भी खगोलीय ग्रह वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो खगोल शास्त्री थे जोहानिस केपलर और गैलीलियो गैलीली, इन्होंने स्वर्ग और जो पृथ्वी के बीच का जो रास्ता था, जो अंतर था, उसे भी यहाँ पे खत्म कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया। इंग्लिश में आप यहाँ से देख सकते हैं। आप समझिए अगला क्या है कि भाप की शक्ति का विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा था, सविस्तार विवेचना कीजिए। तो ये आप सभी को पता होगा। सबसे पहले खनन उद्योग में इसका उपयोग हुआ। कैसे होता था? क्योंकि ये जो है वो ऊर्जा का एकमात्र ऐसा स्रोत था जो मशीनरी बनाने के लिए काफी भरोसेमंद और कम खर्चीला हुआ करता था। भाप की शक्ति उच्च तापमान पर दबाव पैदा कर सकती थी जिससे कई प्रकार की जो मशीनें थी उनको चलाया जा सकता था। थॉमस सेवरी, माइनस फ्रेंड, थॉमस न्यूमेकन, इन सभी ने इंजन तो बनाए लेकिन ये असफल है। सिर्फ और सिर्फ जेम्स वाट का जो भाप का इंजन था वो सफल हुआ था। ठीक है। अब किस तरीके से सफल हुआ वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होगा। अब देखो सेकंड क्या है कि ब्रिटेन में आवागमन के नए साधनों के नए आविष्कारों की जानकारी दीजिए। तो आप सभी को पता होगा सड़कें हैं, नहरें हैं, रेल इंजन है, स्टीम शिप्स है और मोटर कार है। तो इन सभी की जानकारी को आप यहाँ से जो है इकट्ठी कर सकते हैं। ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को ये वाले क्वेश्चन का आंसर भी। अब इन दोनों क्वेश्चन को इंग्लिश में देखो। तो द पावर ऑफ स्टीम बिगिन टू बी वाइडली यूज इन वेरियस फील्ड डिस्कस इन डिटेल। सबसे पहले स्टीम पावर के बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे सारे के सारे पॉइंट्स। उसके बाद गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू इन्वेंशन मेड इन द मेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन ब्रिटेन। तो क्या क्या है? रोड्स है, कैनाल्स हैं, रेल इंजन है, स्टीम शिप्स एंड मोटर कार। उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट कि सन 1970 के दशक में जो बदलाव की लहर आई थी ऑस्ट्रेलिया में, उससे मूल निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो सबसे पहले कि तो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे उनको एक नए रूप में समझने की चाहत जगी। मूल निवासियों को अपनी जमीन के साथ में एक आदत से देखा जाने लगा। मूल निवासियों की विशिष्ट संस्कृति वाले जो लोग थे वो उन्हें देखते थे और उनकी संस्कृति का आदर करते थे। मूल निवासियों का एक अपना इतिहास जो था उन्होंने उन लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ उनकी जो धरोहर थी जैसे कथाएं, कपड़ा साजी, चित्रकारी, हस्तशिल्प, उन सभी को अभी भी रखा गया। उन्हें लोग जो है म्यूजियम में देखने के लिए आते हैं। प्रकृति, जलवायु, इनको समझने की इनकी जो पद्धति थी ये उन्हें अभी भी समझने में असफल रहे हैं। उनके संस्कृति का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय जो विभाग थे वो खोले गए। साथ ही साथ संग्रहालय में कलाकृतियों की जगह दी जानी थी तो उसके लिए लाइब्रेरी को भी खाली करवाया गया। ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब इसी को आपको इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में देख सकते हैं। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट्स ऑफ द वेव ऑफ चेंज इन 1970s ऑन द लाइव्स ऑफ द इंडिजिनियस पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये सभी पॉइंट जो है वो आप यहाँ पे इजीली एक्सप्लेन कर देंगे। समझ गए आप सभी? आ जाओ नीचे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जापान जो था वो अपनी हार के बावजूद एक नई वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उसका किस तरीके से वापसी होती है। तो कैसे वापसी होती है इसे समझाना है। तो देखो जब जापान जो था वो अपनी भयंकर हार के बावजूद जब उसने देखा कि हमारी अर्थव्यवस्था काफी तेजी से मजबूत हो रही है तो इसी को कहा गया युद्धोत्तर चमत्कार, क्योंकि उनके युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था खत्म होनी चाहिए लेकिन इसकी बढ़ रही थी। ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, सबसे पहले कृषि सुधार किया।
सबसे पहले इसने कृषि सुधार किया, व्यापारिक संगठन का पुनर्गठन किया, साथ ही साथ जापानी अर्थव्यवस्था में बड़ी-बड़ी जो कंपनियां थी उन सभी का एकाधिकार खत्म कर कर मतलब एकाधिकार अपनी तरफ से खत्म कर दिया। राजनीतिक पार्टियों को पुनर्जीवित किया गया और जंग के बाद पहले चुनाव 1946 में हुए थे और इसमें पहली बार मतदाताओं जो मतदाता थे उसमें महिलाओं को भी स्थान दिया गया था। साथ ही साथ सरकार, नौकरशाही, उद्योग के बीच एक ऐसा करीबी रिश्ता कायम हुआ जो कि तीनों के लिए अच्छा था। ठीक है। अमेरिकी समर्थन और उत्तरी कोरिया मतलब अमेरिका जो था इसने जापान को समर्थन दिया जब उत्तरी कोरिया और वियतनाम से जापान का युद्ध चल रहा था क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था काफी खराब हो रही थी। ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख देंगे और नीचे आ जाते हैं तो 1964 में दो याद रखेंगे, ओलंपिक खेल, साथ ही साथ बुलेट ट्रेन और 1990 पर्यावरण क्षेत्रों से संबंधित कठोरतम नियम। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 को आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं। 7वीं शताब्दी में यूरोपीय लोगों को दुनिया अलग कैसे दिखाई दी थी। ठीक है। और हाँ, ये वाला हमने नहीं किया, इसे करते हैं। इटली की वास्तुकला और इस्लाम की वास्तुकला। तो सिंपल सा देखो, याद रखेंगे कि 15वीं शताब्दी में रोम के शहर के पुनरुद्धार के साथ इतालवी वास्तुकला विकसित हुई जिसे हम शास्त्रीय शैली कहते हैं। ठीक है। अब इस शास्त्रीय शैली की हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं, एक सेकेंड नीचे आओ भाई। हाँ, देखो सबसे पहले तो याद रखना है कि शास्त्रीय वास्तुकार जो थे ये इमारतों में चित्र बना देते थे, मूर्तियां और विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाया करते थे। इन्होंने 15वीं शताब्दी में रोम नगर को अत्यंत भव्य रूप से बनाया था क्योंकि यहाँ पर अनेक भवनों में ऐसी इमारतों का निर्माण किया गया था जिसमें चित्र हो, मूर्तियां हो और विभिन्न प्रकार की आकृतियां हो। इटली की वास्तुकला के प्रयोग के रूप में हमें गिरजाघर देखने को मिलते हैं, राजमहल और किले ये सभी देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ इटली की वास्तुकला की विशेषता ये भी है कि उसमें भव्य गोलाकार गुंबद, भवनों की भीतरी सजावट और गोलदार जो मेहराब होती हैं वो हमें इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखो यहाँ पे आखिरी क्या है, इस्लामी वास्तुकला की विशेषता है। इस्लामी वास्तुकला जो थी, यहाँ की जो इमारतें थी वो इमारतें, भवन, मस्जिदें, उन सब की सजावट किसके आधार पे थी, ज्यामितीय नक्शे या फिर कह सकते हैं पत्थर में पच्चीकारी। ठीक है। धार्मिक, जितनी भी धार्मिक जो इमारतें हैं वो सभी इस्लाम धर्म की पहचान है। ठीक, नीचे आ जाओ। स्पेन से लेके मध्य एशिया तक जितने भी मस्जिद हैं, जितने भी तीर्थ मकबरे हैं वो एक ही मूल डिजाइन में बने हुए। कौन कौन सी, मेहराब, गुंबद, मीनार और खुले आंगन, ये सभी एक ही मूल डिजाइन में हैं जिसकी वजह से मुसलमान जो है वो आध्यात्मिक और व्यवहारिक रूप से जाने जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं विशाल भवनों में बल्ब के आकार के गुंबद होते हैं, छोटी मीनारें होती हैं, घोड़े को खुद के आकार के मेहराब होते हैं, मरोड़दार, घुमावदार, आश्चर्यचकित कर देने वाले होते हैं, ऊंची मीनारें होती हैं, खुले आंगन होते हैं। ये सभी चीजें आपको लिखनी थी। तो सभी पॉइंट्स हम ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इटली की वास्तुकला की विशेषताएं और इस्लाम की वास्तुकला की विशेषताएं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 को अलग तरीके से, हाउ डिड द वर्ल्ड लुक डिफरेंट टू 17th सेंचुरी यूरोपियंस। इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे पहले ही। यहाँ पे देखो मीनिंग द फीचर ऑफ इटालियन एंड मीनिंग ये मेंशन है। ठीक है। तो मेंशन करने आपको फीचर कौन कौन से, सबसे पहले इटालियन आर्किटेक्चर, उसके क्या फीचर्स हैं, उसके बाद इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है इसके बारे में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में है कि इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं कि औद्योगिक क्रांति एक निश्चित वरदान साबित हुई है। तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की आप परिभाषा लिख देंगे। अब औद्योगिक क्रांति की वरदान की बात हो रही है, यानी कि इसमें नकारात्मक और सकारात्मक आपको परिणाम बताने। तो सबसे पहले सकारात्मक, औद्योगिक क्रांति से नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ जिसकी वजह से उत्पादन जो था वो अधिक मात्रा में और अधिक तेजी से होने लगा और जो बड़े बड़े भारी भारी काम थे उनसे मनुष्य को छुटकारा मिलने लगा। औद्योगिक क्रांति से यातायात, संचार, ऐसे नए संसाधन जो थे उनका विकास हुआ। परिवहन के तीव्रगामी संसाधन जैसे कि नहरें, रेलवे, इसकी वजह से लोग जो थे उन्होंने समय पर, दूरी पर एक तरीके से कह सकते हैं जीत हासिल कर ली। ठीक है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मनुष्य की जरूरत और मनुष्य के मनोरंजन की वस्तुएं थी वो सस्ती मिलने लगी। ठीक है। अच्छी गुणवत्ता वाली मिलने लगी और ज्यादा। इस तरीके से उद्योगों में क्या होता था, कच्चे माल की मांग बढ़ी और जब कच्चे माल की मांग बढ़ी तो सिंपल सी बात है किसी क्षेत्र में अधिक यहाँ पर वृद्धि हुई। उसके बाद बैंकिंग प्रणाली का विकास किया गया। तो जो लोग गांव से आते थे, गरीब लोग जो अपना यहाँ पे व्यवसाय शुरू करना चाहते थे, उन सभी को ये बैंक जो थे वो ऋण दिया करते थे।
ठीक है। तो ये है औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक परिणाम। उसके बाद आएंगे इसमें कुछ नकारात्मक परिणाम। क्या क्या आएंगे देखो, इसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी घरेलू कुटीर उद्योग थे वो धंधे समाप्त हो गए। क्यों? क्योंकि एक मशीन 10 लोगों के बराबर काम करती थी। हालांकि गांव में कृषि जरूर होती थी, लेकिन उससे गुजारा करना काफी मुश्किल था। उसके बाद शहरों में क्या हुआ, जैसे जैसे लोग शहरों में आने लगे तो शहरों में जनसंख्या बढ़ गई। जनसंख्या बढ़ी तो स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल ऐसी समस्याएं काफी उत्पन्न होने लगी। उद्योगों में स्त्रियों व शिक्षकों का बच्चे जो थे उनका शोषण होता था, उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था। उस स्थिति में काम करने के लिए वो मजबूर होते थे, जहाँ पर उनके उनके साथ मतलब जहाँ पर वो उनके वो दुष्प्रभाव भी इसके पड़ते थे और कई बार उनकी मौत भी हो जाती थी। समाज दो वर्ग, एक तो उद्योगपति और दूसरा मजदूर, इस वर्ग में बट गया था। तो आपको औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम यहाँ पे समझ में आ गए। अब इसको देखो अथवा में, मतलब दूसरा है औद्योगिक क्रांति का विषय काफी वाद विवाद का विषय बना रहा। कैसे? तो देखो, औद्योगिकरण की प्रक्रिया जो थी वो काफी धीमी थी, इसलिए इसे क्रांति कहना गलत होगा। ये कुछ लोगों का कहना है। अब क्यों कहना है, तो ये 2 पॉइंट है उसके। दूसरे लोग क्या कहते हैं कि क्या कपास लोहा उद्योग में अथवा विदेशी व्यापार में 1780 से 1820 के दशक में जो विकास हुआ है उसे क्रांतिकारी कहा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। फिर ब्रिटेन में औद्योगिक विकास 1815 से पहले की अपेक्षा 1815 के बाद हुआ, ऐसा क्यों? ठीक है। क्रांति के साथ में जो उपयुक्त शब्द है वो आर्थिक दृष्टि से सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर जो है वो आपको इसी के अंदर देखने को मिलेंगे जब आप ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसे इजीली यहाँ से सारे पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे पढ़ के नहीं समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 था, सॉरी 6। अब 6 को देखो इंग्लिश में। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री with the statement that the industrial revolution proved to be a mixed boon? mixed boon कैसे? तो सबसे पहले पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसके बारे में आप लिखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं नीचे की तरफ, तो नेगेटिव इफेक्ट्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये क्या क्या थे ये लिख देंगे आप इस तरीके से। उसके बाद द सब्जेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैज बीन सब्जेक्ट ऑफ द मच डिबेट, तो इस तरीके से डिबेट के लिए वो ऑप्शन। तो यहाँ पे आप सारे के सारे पॉइंट्स इजीली क्लियर कर लीजिएगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 7 देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल बासिंदों को उनके जमीन से बेदखल क्यों कर दिया गया था और इसके लिए क्या क्या कारण उत्तरदायी थे? तो कारण कह लीजिए या तरीके कह लीजिए एक ही है। ब्रिटेन और फ्रांस से कुछ लोग, कुछ प्रवासी ऐसे आए थे जो ब्रिटेन और फ्रांस में छोटे बेटे थे, जिसकी वजह से पिता की संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं था। तो इसी अधिकार को पाने के लिए वो अमेरिका आए, ताकि वो अमेरिका में जो है वो मालिक बन सके। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जमीनें खरीदी और ऐसी फसलें उगाई जो कि यूरोप में नहीं उगाई जाती थी और उन्हें यूरोप में बेच के यूरोप से मुनाफा कमाना चाहते थे। मूल बासिंदों को बेदखल करना ये लोग गलत नहीं समझते थे। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार मूल बासिंदे जमीन का उपयोग सही से नहीं कर सकते हैं, वो आलसी हैं, वो सिर्फ अपने खाने पीने का मतलब रखते हैं, व्यापार से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये पॉइंट आप लिख देंगे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे कि बेदखल करने के तरीके। क्या तरीके अपनाए इन्होंने? सबसे पहले तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो था, इसने अपनी बस्तियों का विस्तार करना शुरू किया, तो इसने देखा कि जर्मनी जो जमीनें थी, जो लैंड्स थे, उन जमीनों की बिक्री पर जो समझौते पर दस्तखत करवाए थे लोगों से, एक तो दस्तखत के अनुसार वो चले और कई लोग जो थे वो दस्तखत के अनुसार क्या, एक बार अंगूठा लग गया उसके बाद उन्हें उस जमीन से उठा के फेंक देते थे, ऐसा करते थे। जमीनों के बदले जो कीमत दी जाती थी वो बहुत कम होती थी, धोखे से ज्यादा जमीन ले ली जाती थी और पैसे देने में भी वायदा खिलाफी होती थी। एक कबीला था चिरोकी, तो इस कबीले को अपने जगह से हिलाने के लिए अमेरिकी फौज का इस्तेमाल किया गया था। कई बार ये जो मूल निवासी हुआ करते थे, इन्हें स्थायी तौर पे जमीन तो दे दी जाती थी, लेकिन जब भी उन्हें पता चलता था कि यहाँ पे कोई खनिज पाया गया तो उन्हें वहां से फिर से हटना पड़ता था। मूल निवासियों को एक कैद में रखा जाता था, कैद खाने में, जिसे हम कहते थे रिजर्वेशन। ठीक है, समझ गए आप सभी? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 ये वाला था आपका। अब इसी को आपको इंग्लिश में समझना है। तो व्हाई वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स of the United States evicted from their land? What were the reasons responsible for that? तो सबसे पहले किस तरीके से इविक्ट किया ये बताएंगे, एंड वे क्या है इस तरीके इसके वो आप समझा देंगे। ये चीज समझ में आ गई। अब आ जाता है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन नंबर डी। सेक्शन नंबर डी में क्या है हमारा? सिंपल सी बात है भाई,
अब सॉरी सेक्शन नंबर सी आएगा, अभी डी कहाँ आ रहा है, अभी तो सी आएगा। अभी स्रोत आधारित प्रश्न आएंगे हमारे, ठीक है। तो स्रोत आधारित में पहला प्रश्न है फुकुजावा युकिची के बारे में। तो फुकुजावा युकिची के बारे में देख सकते हैं, ये वाला आपका पार्ट है। और इस पार्ट को आप किस तरीके से यहाँ पे हैंडल करते हैं, कैसे इसका आंसर लिखते हैं, उसे समझिए। तो देखो ये चैप्टर मतलब ये पैसेज हो गया। क्वेश्चन देखो क्या क्या है। क्वेश्चन है फुकुजावा युकिची जापान के किस काल के पूर्व बुद्धिजीवी में से एक है, तो वो है मेजी काल। मेरुकुशा क्या है, तो मेरुकुशा एक संस्था है जो कि धार्मिक शिक्षाओं को प्रचार प्रसार करती है। जापान को अपने में से एशिया को उखाड़ फेंकना चाहिए, इसका क्या तात्पर्य है, तो सिंपल सी बात है, जापान के अंदर जितने भी एशिया के गुण है उन्हें निकाल देना चाहिए और जो पश्चिमी गुण है उसे अपनाना चाहिए। जापान की भौगोलिक विशेषता का वर्णन करो, तो ये भी आपको पता होगा। ये एक द्वीप श्रृंखला वाला देश है जिसमें होशुको शिशिकोको द्वीप सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है। बहुत ही सक्रिय भूकंप क्षेत्र है। अधिकतर जनसंख्या जापानी है। पशुपालन की परंपरा नहीं है और चावल जो है वो एक बुनियादी फसल है, इस तरीके से। ठीक है, 8 आपको समझ में आ गया हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम के छात्र ऐसे समझ सकते हैं फुकुजावा युकिची 1835 टू 1901। तो इसके क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं एक ही साथ है। अब देखो यहाँ पे 9 क्या है, वाशिंगटन इरविन। तो वाशिंगटन इरविन के बारे में हम पहले यहाँ पे पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन है वो थोड़े से यहाँ पे डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, लेखक ने इंडियंस की जिंदगी के बारे में क्या कहा। तो लेखक कहता है कि कविताओं में वर्णित इंडियंस की जिंदगी असल जिंदगी से काफी अलग है। इंडियंस गोरों की भाषा नहीं समझ सकते थे और ये गोरे गोरों के सामने कम बोलते थे, लेकिन जब अपनों के बीच होते थे तो ये गोरों की नकल उतार के काफी मजाक उड़ाया करते थे। दूसरा, मूल निवासियों के प्रति परंपरागत विशेषता क्या थी। तो ये लोग कभी भी जमीन पर अपना मालिकाना हक नहीं जमाते थे। जमीन से उतना ही लेते थे जितना ये खा सकते थे। ये धरती को पढ़ सकते थे, जैसे जलवायु, तूफान, वर्षा, भूकंप कब आने वाला है ये पढ़ सकते थे। भाषाएं तो बहुत बोली जाती थी लेकिन लिखी हुई एक भी नहीं मिली है, यानी कि औपचारिक रूप से ये लोग जो थे वो दोस्तियां कायम करते थे और उपहार का आदान प्रदान करते थे, जिन्हें इन्हें कोई वस्तु लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वे आलसी हैं, इसलिए बाजार के हेतु अपने जो उत्पादन है, एक सेकेंड, ये वाला यूरोपीय लोगों के लिए उत्तरी अमेरिकी लोगों के विचार। तो उत्तरी अमेरिकी लोग कहते हैं कि ये आलसी हैं, बाजार हेतु उत्पादन नहीं करते हैं, ये सिर्फ खाने से इन्हें मतलब है, अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, ढंग के कपड़े नहीं पहनते हैं। तो ये इनके लिए ये कहना कि ये देश के दिल्ली के नागरिक ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से कुछ यहाँ पे समझाया गया था। ठीक है, 9 आपको समझ में आ गया। अब इसी को इंग्लिश में समझ लीजिए वाशिंगटन इरविंग के बारे में। अब आ जाते हैं नीचे की साइड क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका ये फर्स्ट का आंसर ही है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड नीचे की तरफ आ जाते हैं हम यहाँ पे। हाँ, ये रहे आपके सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन। तो ये चीज आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखो सेक्शन नंबर डी क्या है। सेक्शन नंबर डी में पहला प्रश्न है कि किसी एक त्रिकोणीय व्यापारिक देश को चिन्हित करो। तो त्रिकोणीय व्यापारिक देश एक ब्रिटेन है, एक चीन है और एक हमारा इंडिया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी को चिन्हित करो। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। यहाँ पे सिडनी भी लगा हुआ है, यहाँ पे पर्थ भी लगा हुआ है। तो यानी कि आप जो है मैप इस तरीके से भर देंगे, ठीक है। और बाकी मैप से संबंधित आपकी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। अभी ये वीडियो पड़ेगी उसी के ठीक 2 से 3 घंटे के बाद आपकी मैप की वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन पेपर नंबर सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है एंड आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं वो अच्छे से यहाँ पे समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला जो क्वेश्चन पेपर है उसकी तरफ। तो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्या है हमारा। देखो, 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप में मुद्रण क्रांति की शुरुआत कैसे हुई तथा यूरोप में क्या परिवर्तन आए। एक चीज आपको बता देता हूँ, ये सैंपल पेपर सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदी में देखने को मिलेगा, ठीक है। तीसरा सैंपल पेपर जो है वो आपको सिर्फ हिंदी में मिलेगा। तो यूरोप में जो 15वीं और 16वीं शताब्दी थी इसमें मुद्रण क्रांति कैसे आई इसको समझाओ। तो 15वीं तथा 16वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है, 15वीं तथा 16वीं शताब्दी के अंत में मुद्रण क्रांति आरंभ हुई। 1455 में जर्मन मूल के जोहानिस गुटेनबर्ग के द्वारा, जिन्होंने सबसे पहले छापे खाने का निर्माण किया था, उस छापे खाने में बाइबल की 150 प्रतियां छापी गई जितनी देर में एक व्यक्ति एक बाइबल पहले लिखा करता था। लाभ क्या हुए मुद्रित पुस्तकों के, तो मुद्रित पुस्तकें आसानी से उपलब्ध होने लगी, उन्हें बेचा जाने लगा। छात्र केवल अध्यापकों के व्याख्यानों पर नहीं बल्कि नोट्स पर निर्भर रहने लगे, यानी कि अपने नोट्स बना सकते थे। विचार, मत, जानकारी अब पहले की अपेक्षा अधिक तेजी से प्रचार प्रसारित होने लगी। नए नए विचार जो थे यहाँ पर उनको बढ़ावा मिला, ठीक है। साथ ही साथ जो पुस्तकें थी वो बहुत जल्दी पहुंच सकती थी। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख देंगे। समझ गए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या है
कि 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान महिलाओं की जो स्थिति थी इसका वर्णन करें। तो महिलाओं की स्थिति कैसे लिखेंगे? ये सारे पॉइंट्स हैं, इन सभी को एक्सप्लेन करें। क्या-क्या लिखेंगे? कि सार्वजनिक जीवन में अभिजात एवं संपन्न वर्ग जो थे उनका प्रभुत्व होता था। साथ ही साथ घर में और परिवार में महिलाएँ जो थी वो निर्णय नहीं लेती थी, पुरुष निर्णय लिया करते थे। महिलाओं को अपने पति के कारोबार में यानी कि व्यापार में परामर्श देने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को दहेज जो महिलाएँ जो थी वो अपनी शादी के समय जो दहेज लाती थी, वो पति इस दहेज को अपने व्यापार में लगा देते थे। और किसी पिता को अगर लगता था कि हम दहेज नहीं नहीं जुटा सकते हैं, तो वो अपनी बेटी को भिक्षुणी बना देते थे। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी कम थी, सिर्फ उन्हें परिवार तक ही सीमित माना जाता था। महिलाओं तथा लड़कियों को उच्च शिक्षा देना भी उचित नहीं समझा जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। 15वीं-16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति कैसी रही। उसके बाद गोल्ड रश से क्या तात्पर्य है तथा गोल्ड रश के कारण अमेरिका में हुई जो औद्योगिक वृद्धि थी उसको स्पष्ट कीजिए। तो देखो 1840, ठीक है, नीचे जाते हैं। 1840 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कैलिफोर्निया जो शहर है, यहाँ पे कुछ सोने के चिन्ह मिले, जिसे हमें गोल्ड रश के नाम से जाना जाता है। गोल्ड यानी कि सोना, रश यानी कि भीड़। तो सोने के लिए उमड़ी भीड़ जो कि कैलिफोर्निया में उमड़ी थी, किसकी वजह से? सोने के चिन्ह की वजह से, उसे हम कहते हैं गोल्ड रश। बदलाव क्या हुए? तो पूरे अमेरिकी महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया। रेलवे के साथ सम्मान इन सभी को बनाने वाले उद्योग विकसित होने लगे। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा औद्योगिक नगरों के और भी इन्होंने नगरों का विकास किया। बड़े बड़े पैमाने पर कृषि करने वाले यंत्रों का उत्पादन आरंभ हो गया। हजारों की संख्या में चीनी श्रमिक जो थे इनकी नियुक्ति भी की जाने लगी। ठीक है, तो गोल्ड रश क्या है, इससे क्या क्या बदलाव हुए थे, ये सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब क्या है कि उन कारणों की चर्चा कीजिए जिन कारणों की वजह से जापान जो था वो समृद्ध देश माना जाता था। तो बेसिकली देखो यहाँ पे कारण सिर्फ एक ही है। क्या कारण है? कि जापान अमीर देश समझा जाता था क्योंकि वह चीन से रेशम और भारत से कपड़ा जैसी वस्तुएं जो है वो आयात करता था, और इसके बदले में वो चांदी, सोने, इन सभी की कीमतें जो है वो दिया करता था। मुद्रा का जैसे जैसे इस्तेमाल बढ़ा, वैसे वैसे चावल के शेयर बाजार बढ़े और अन्य जो विकास थे वो उसमें देखने को मिलने लगे, और जापान का जो विकास था वो और तेजी से होने लगा था। एक कहावत है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि जापान जो है वो द्वीपों का भगवान, जो जापान है, जापान तथा उसके जो द्वीप हैं, जापान के जितने भी द्वीप हैं, उसे भगवान ने बनाया है, और सम्राट यहाँ का जो है वो सूर्य देव के उत्तराधिकारी। समझ गए? अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या है कि जापान की हार के बावजूद वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में कैसे वापसी हुई, कर चुके हैं हम ये वाला क्वेश्चन। ब्रह्मांड के प्रति कोपरनिकस के शोध के लिए सौरमंडलीय सिद्धांत, कर चुके ये वाला क्वेश्चन भी। आ जाते हैं नीचे, ब्रिटेन में नहरें और रेलवे के आविष्कार ने ब्रिटेन को जादुई पथ पर, हाँ ये नहीं किया, इसे करते हैं। तो सबसे पहले नहरों के विकास के बारे में हम देखेंगे। तो ब्रिटेन में नहरों का विकास प्रारंभ में नहरें कोयले को शहर तक ले जाने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि ऊर्जा का शहरों को जलाने के लिए, गर्म करने के लिए, रोशनी के लिए कोयले की आवश्यकता होती थी। नहरें नहरें जो थी वो आमतौर पर बड़े जमींदार जो थे उनके द्वारा अपनी जो जमीन है उनको, और एक तरीके से कह सकते हैं अपनी जमीन, अपनी खदान, उनको और अधिक मूल्य देने के लिए बनाई जाती थी। वसली कैनाल एक नहर बनाई गई थी, किसके द्वारा? वसले के द्वारा। वसली कैनाल जो नहर थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? वसले के द्वारा। ठीक है, इन्होंने 1761 में जेम्स ब्रेंडली ने, सॉरी ये मिस्टेक हो गई, जेम्स ब्रेंडली नाम है, ब्रेंडली नहीं, ब्रेंडली नाम है। ठीक है, ब्रेंडली, क्या है? ब्रेंडली। तो इन्होंने वसली कैनाल जो नहर थी इसको बनाया। इसका मतलब जो था, मेन फोकस जो था वो ये था कि वसले क्षेत्र से जो कोयला है उसे शहर तक भेजा जाए, और जब ये शहर तक पहुंचा तो कोयले की कीमत घटकर आधी रह गई। फिर आता है नहरोन्माद। नहरोन्माद यानी कि नहर बनाने की परियोजना है। तो 8 वर्ष के भीतर जो नहरोन्माद के नाम से पुकारा गया, उस दौरान 46 नहरों के निर्माण की परियोजनाओं को हाथ में लिया गया था, जिसकी लंबाई तकरीबन 4000 मील होनी थी। नहरों की समस्या, नहरों के उपयोग में समस्या, जब नहरों में जलपोत अधिक हो जाए तो नहीं कर सकते हैं, रफ्तार धीमी पड़ जाती है। पाला हो, बाढ़ हो, सूखा हो, तब आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। फिर आता है ब्रिटेन में रेलवे का विकास। अब रेलवे के विकास में देखो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हैं। सबसे पहला, रेलवे के आविष्कार के साथ ही औद्योगिकरण जो था वो संपूर्ण चरण जो था वो पूरी तरीके से दूसरे चरण में पहुंच गया था। ये लिख दिया आपने। फिर पहला भाप से चलने वाला जो रेल का इंजन था वो था स्टीफेंसन का
लॉकेट 1814 में जो बनाया था। रेलगाड़ियां जो थी वो परिवहन का एक ऐसा साधन थी जो वर्ष भर उपलब्ध रहती थी, सस्ती थी, तेज भी थी। ये माल को, यात्री को एक ही बार में बहुत अधिक मात्रा में ढो सकती थी। एक फूफकारने वाला दानव, ये किसके द्वारा बनाया गया था? रिचर्ड ट्रेवटिक के द्वारा। ठीक है। रेल मार्ग, कौन कौन से रेल मार्ग थे? डार्लिंगटन, स्टॉकटन, इन सभी के बारे में लिख देंगे। रेल उन्माद क्या था? इन सभी के बारे में आप लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया सब आप सभी को ब्रिटेन में नहरें और रेलवे के आविष्कार के बारे में। चलो आगे आ जाओ। यहाँ पे उद्योग कारखानों में काम करने वाली स्त्रियों और बच्चों पर बहुत ज्यादा निर्भर था। इससे औद्योगिकरण के प्रारंभिक काल की एक घिनौनी तस्वीर मिलती है। यानी कि सिंपल सा औद्योगिक क्रांति जो थी इसकी महिलाओं पर क्या क्या प्रभाव पड़े ये समझा रहे हैं। तो महिलाओं पर ये कुछ प्रभाव पड़े थे और बच्चों पर क्या क्या। बच्चे जो थे उनकी शैशव अवस्था में मृत्यु हो जाती थी। गरीब मजदूर बच्चे जो थे उनकी खास करके मृत्यु होती थी औद्योगिकरण की बीमारियों की वजह से। बच्चों के बाद मशीन में फंस जाते थे, हाथ कुचल जाते थे, मशीनों में गिर के बच्चे की मौत हो जाती थी। कोयला खानों में रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता था जिससे दुर्घटना का भय बना रहता था, वहां पे इनको भेजा जाता था। तो दुर्घटना हुई तो सिंपल सी बात है उनकी मृत्यु होना तो तय है। ये लोग गंदी बस्तियों में रहा करते थे, कम मजदूरी में अधिक घंटे काम किया करते थे, भोजन की कमी थी, इनमें द्वेष था, गुस्सा था, गरीबी थी और अधिक काम करने की वजह से परिवार जो था वो बिखरने लगा था। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम मजदूरी दी जाती थी। महिलाओं को कम और काम जो था वो निम्न, महिलाओं को निम्नतर यानी कि छोटे स्तर पे समझा जाता था। वहीं जो उच्च वर्ग की महिलाएं हैं, उच्च वर्ग की महिलाओं का जीवन अधिक सुविधापूर्ण होता था, आनंददायक होता था एवं उच्च वर्ग की महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता भी मिली हुई थी। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो औद्योगिक क्रांति के दौरान जो महिलाएं थी इसके बारे में आपको ये समझ में आया। फिर आता है मेजी पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हैं? इसके द्वारा राष्ट्र के एकीकरण के लिए तथा विद्यालय शिक्षा में विद्यालय व्यवस्था के लिए क्या क्या कदम उठाए? तो सबसे पहले मेजी पुनर्स्थापना क्या है? तो 1867 से 68 के दौरान मेजी वंश का उदय हुआ। क्यों? क्योंकि देश में विभिन्न प्रकार का असंतोष, कैसा असंतोष? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कूटनीतिक संबंध, इन सभी की वजह से मेजियों की पुनर्स्थापना हुई। अब देखो मेजी सरकार के द्वारा विद्यालय शिक्षा में किया गया बदलाव। तो इन्होंने क्या किया कि लड़के और लड़की दोनों के लिए पढ़ाई को अनिवार्य बना दिया। पढ़ाई की फीस बहुत ही कम कर दी। आधुनिक विचारों पर जोर दिया गया। राज्य के प्रति निष्ठा, जापानी इतिहास, इन सभी को पढ़ाने पर बल दिया गया। किताबों के चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर और अधिक नियंत्रण लगाया जाने लगा। साथ ही साथ ये समझाया जाए स्कूल में कि माता के पिता के प्रति आदर कैसा रखें, राष्ट्र के प्रति वफादारी कैसे बनाए रखें और एक अच्छा नागरिक कैसे बने, ये सभी जो है स्कूल में सिखाया जाए, ये मेजी सरकार का कहना था। आ जाते नीचे की तरफ। मेजी सरकार के द्वारा राष्ट्र के एकीकरण के लिए उठाए गए कदम तो कौन कौन से हैं? मेजी सरकार ने पुराने गांव और क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर एक नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। इन्होंने एक आधुनिक सैन्य बल तैयार किया जिसमें 20 साल से अधिक के नौजवान के लिए कुछ टाइम सेना में काम करना अनिवार्य कर दिया। एक नई कानूनी व्यवस्था बनाई जिसमें इन्होंने जो राजनीति के दो गुट थे उनके गठन, मतलब एक नई सैनिक शक्ति बनाई। साथ ही साथ एक कानूनी व्यवस्था भी बनाई। इस कानूनी व्यवस्था में क्या कहा इन्होंने कि ये जो है जितनी भी राजनीतिक गुट हैं उसके गठन को देखेंगी, जो बैठकें होती हैं उनके नियंत्रण जो होती है उनके बारे में देखेंगे और अगर जरूरत पड़े तो उन पर सेंसरशिप भी लगाएंगे। सेना और नौकरशाही ये सिर्फ सम्राट के निर्देशन में काम करेंगे, यानी कि संविधान का इन तीनों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये चीज आपको समझ में आ गई। फिर आज तक क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल बाशिंदों की उनके जमीन से बेदखल क्यों कर दिया गया, उसके लिए क्या कारण उत्तरदायी थे? तो ये हम कर चुके हैं पहले ही। ठीक है। मूल निवासियों के रहन सहन, खान पान, मूल निवासियों की परंपरागत विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन नहीं है, इसे करते हैं। तो देखो मूल निवासियों के रहन सहन और खान पान की विशेषताएं सिंपल सा। तो ये लोग जो थे वो नदी घाटी के साथ साथ बने जो गांव होते थे उनमें समूह बनाकर रहते थे। वे मछली और मांस खाते थे और सब्जियों को उगाते थे। वे अक्सर मांस की तलाश में लंबी यात्राओं पर जाया करते थे। मुख्य रूप से उन्हें बाइसन जो एक जंगली भैंस हुआ करती थी उसकी तलाश हुआ करती थी। ये स्पेनी जो आबादगार थे उनसे उतने घोड़े खरीदते थे जितनी जरूरत होती थी और उतने जानवर मारते थे जितने की ये खा सकते थे। ठीक है। तो ये है मूल निवासियों के रहन सहन की विशेषताएं। सारी चीजें समझ गए। अब देखो यहाँ पे इनकी परंपरागत विशेषताएं क्या थी। तो ये परंपरागत विशेषताएं हम पहले ही पढ़ चुके हैं इनके बारे में। ठीक है। मूल विशेषताएं जो थी वो नहीं पढ़ी थी। अब आ जाते हैं अगला, नीचे दिए गए स्रोत को पढ़ें। अब ये स्रोत है आपका, स्रोत क्या है इसके आधार पर देखो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला है उपयुक्त अनुच्छेद के लेखक कौन है? D.H. लॉरेंस है। लेखक ने गांव के विषय में क्या विचार थे? तो गांव में छोटी छोटी झोपड़पट्टियां थी,
खान मजदूर के पास 4 कमरे वाले छोटे-छोटे घरों की छिटपुट कतारें थी और पुराने जो खाने थे वो मालिकों के आवास बन गए थे। गाँव में कोयला खान की मशीनरी लगाने के बाद क्या परिवर्तन आया? तो मजदूरों के रहने की छोटी-छोटी कतारें हटा दी गईं। नटिंघम रोड के साथ-साथ छोटी-छोटी दुकानें खुलने लगीं। नीचे ढलान में कंपनी ने कुछ इमारतें बनाई जिन्हें आज नई इमारतें कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये वाला स्रोत जो था। स्रोत को इंग्लिश में कंप्लीटली यहाँ पे देख सकते हैं आप चाहें तो। स्रोत जो है वो आपका इंग्लिश में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है निकोलो मैकियावेली। तो निकोलो मैकियावेली के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे है। पहला है कि उपयुक्त विवरण किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ग्रंथ है दी प्रिंस। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? निकोलो मैकियावेली के स्वभाव के बारे में क्या विचार प्रस्तुत किए गए? मनुष्य के बारे में। तो मैकियावेली ये कहते हैं कि सभी मनुष्य बुरे हैं। वे अपने दुष्प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं क्योंकि कुछ हद तक उनकी इच्छाएं अपूर्ण रह जाती है। मैकियावेली ने देखा कि इसके पीछे का प्रमुख कारण है मनुष्य क्या अपने समस्त कार्यों में स्वार्थ को साधना। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य अपने किन गुणों के कारण निंदा प्रशंसा के योग्य होते हैं? तो कुछ दानी कुछ कंजूस माने जाते हैं, कुछ हितैषी कुछ ये माने जाते हैं। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीज़ों से। किसकी वजह से? वो उनके अंदर जो उनकी विशेषताएँ होती हैं उसकी वजह से। ठीक है? यानी कि उनके जो गुण होते हैं उसकी वजह से वो निंदा या फिर जो प्रशंसा होती है उसके पात्र बनते हैं। इसी को इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में देख सकते हैं। सबसे आखिरी आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है? देखो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि एशिया का एक द्वीप श्रृंखला वाला तथा भूकंप क्षेत्रीय वाला देश कौन सा है? तो एशिया की बात करें भूकंप क्षेत्रीय देश कौन सा है? तो वो है जापान। और उसके बाद दूसरा क्या है? एशिया का विशालकाय महाद्वीपीय देश एवं अनेक जलवायु वाला प्रदेश जहाँ का हान प्रमुख जातीय समूह है। तो वो क्या है? चीन है। फिर आता है नीचे मानचित्र पर 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र जहां गोल्ड रश, तो गोल्ड रश यानी कि सिंपल सी बात है कैलिफोर्निया। अब एक चीज याद रखो, देखो आपको इसमें से ये जो दो हैं इन दोनों में से कोई एक करना है क्योंकि पहला एक ये है दूसरा एक ये है, इस तरीके से। तो कंप्लीट हो गए हमारे यहाँ पे 3 सैंपल पेपर अच्छे तरीके से। सारे क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे जितने भी क्वेश्चन आपको समझाए गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी आज की वीडियो यहाँ पे हम एंड कर देते हैं। अब गाइस आपको 2-3 काम करने हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले तो आप लाइव सेशन में क्या करेंगे, एक सेकेंड। हाँ, सबसे पहले तो आप लाइव सेशन में ये बताइए कि सर आज जो आपने समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है। दूसरी चीज कमेंट करके बताइए, या फिर अगर आप लाइव चैट अभी वीडियो बाद में देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि सर हमें सारी चीजें अच्छे समझ में आई हैं या कुछ कुछ डाउट्स बच गए थे। ठीक है, और कोई आपका सुझाव है कि स्टडी को सर आप थोड़ा और अच्छा ऐसे कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, तो वो सुझाव हमें ज़रूर भेजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। मैं आपके सुझाव पे बहुत ही जल्द से जल्द अमल करना चाहूँगा। तो यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।